जय हिंद। दो टूक में आपका स्वागत है। हर घटना के पीछे एक कहानी होती है, लेकिन वो पीछे की कहानी लोगों के सामने कभी नहीं आ पाती। एक बड़ी महत्वपूर्ण घटना होने वाली है जिसके ऊपर देश का ध्यान तेजी के साथ आकर्षित हुआ है। वो है श्री लाल कृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा, उनकी दूसरी रथ यात्रा। क्यों आडवाणी जी ने इस रथ यात्रा की घोषणा की? ये बहुत मासूम लग सकता है कि उन्होंने घोषणा कर दी, नहीं, इसके पीछे बड़ा रहस्य है। बड़ा रहस्य ये है, जब 4 जून को स्वामी रामदेव के ऊपर सरकारी हमला हुआ और रामदेव जी से रामलीला मैदान खाली करा लिया गया, तो संघ के सर्वोच्च नेतृत्व ने श्री आडवाणी जी से कहा कि आप आज ही लोकसभा से त्यागपत्र दे दीजिए। कल यानी 5 जून से आप देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ होने वाली यात्रा पर निकल जाइए। लाल कृष्ण आडवाणी जी ने इस सलाह को सुना, शायद मुस्कुराए और उन्हें लगा कि ये सिरफिरों की सलाह है, क्योंकि सब उनके जूनियर हैं। संघ में जितने लोग हैं वो आडवाणी से जूनियर हैं। आडवाणी जी को लगा कि इस राय को मानने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब अन्ना हजारे ने अनशन किया और सारे देश में अन्ना हजारे को लेकर के एक आंदोलन पैदा हो गया, एक आंधी पैदा होगी, तब आडवाणी जी को लगा उनसे कहाँ चूक हो गई और कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी उन्होंने अब गंवा दी, अवसर कितना गंवा दिया। तब आडवाणी जी के मन में लगा कि अब अगर मुझे अपनी तस्वीर देश में सबसे ऊपर उठानी है, बिना वक्त खोए मुझे अपनी यात्रा की घोषणा करनी चाहिए। वो लोकसभा के भीतर ये घोषणा करना चाहते थे, लेकिन लोकसभा के भीतर उनको बोलने का अवसर नहीं मिला। तब आडवाणी जी लोकसभा के बाहर आए और प्रेस वालों के सामने उन्होंने घोषणा की कि वो यात्रा करेंगे, रथ यात्रा करेंगे। बस इसके बाद भारतीय जनता पार्टी में भूकंप आ गया, क्योंकि पहले ही कुछ यात्राएं घोषित हो चुकी थी और भारतीय जनता पार्टी के नेता जो लाल कृष्ण आडवाणी को आज की तारीख में बूढ़ा शेर मानते हैं और उनको कुछ नहीं समझते हैं, वो उनके पीछे काँव करते हुए पड़ गए। मीटिंग में क्या हुआ ये भी आपको बताएंगे। जिस मीटिंग में अनंत कुमार को उनकी यात्रा का संयोजक चुना गया, लोगों ने कैसे सवाल आडवाणी जी से किए। पर सबसे पहले हम आपको ये बताना चाहते हैं कि कैसे शिष्य गुरु के ऊपर निशाना साध रहे हैं, कैसे संघ और पार्टी से बात किए बिना आडवाणी जी ने जो घोषणा की, उससे एक नया भूचाल पैदा हो गया और बहुत सारे लोग जो बौने हैं आडवाणी जी के ऊपर हमला करने की फिराक में इधर उधर कहानियां लीक करने लगे, आडवाणी से अपना स्कोर सेटल करने में लग गए। आज आपको बताएंगे सच्ची कहानी। ये उनके लिए जानना ज़रूरी है जो भाजपा के लिए अपनी जान देने में शान समझते हैं, और उनके लिए भी जो देश की राजनीति में शतरंजी चालों को जानना समझना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश में 2 यात्राएं पहले ही घोषित हो चुकी थी। एक यात्रा कलराज मिश्र ने घोषित की, दूसरी राजनाथ सिंह ने। कलराज मिश्र की यात्रा का उद्देश्य साफ है कि वह उत्तर प्रदेश का निर्विवाद मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, लेकिन रहस्यमय है राजनाथ सिंह की यात्रा की घोषणा। राजनाथ सिंह ने अपने साथ उमा भारती को मिला लिया और एक यात्रा घोषित कर दी। राजनाथ सिंह अभी से उत्तर प्रदेश के एक छत्र राष्ट्रीय नेता की छवि बनाना चाहते हैं, ताकि वह प्रधानमंत्री पद पर अपना दावा कर सके। राजनाथ सिंह की मंशा को भांप गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी सीनेट में प्रस्तुत की गई एक स्टडी ग्रुप की रिपोर्ट को अमेरिकी सरकार की राय बता अपने को भावी प्रधानमंत्री पद का सशक्त दावेदार घोषित कर दिया। नरेंद्र मोदी का मीडिया मैनेजमेंट हुनर इसमें महत्वपूर्ण रोल निभाया। राजनाथ सिंह का मानना है कि अगर उत्तर प्रदेश में भाजपा ने चुनाव में अच्छा प्रदर्शन किया तो उसका श्रेय उन्हें मिलेगा और उनकी प्रधानमंत्री पद की दावेदारी बहुत मजबूत हो जाएगी। वह प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं, मुख्यमंत्री भी, और अंत में केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रह चुके हैं। नरेंद्र मोदी और राजनाथ सिंह का मानना है कि आडवाणी जी के साथ न संघ है न पार्टी, तथा उनकी उम्र उन्हें ज्यादा काम नहीं करने देगी, लिहाजा उन्हें स्पेंस फोर्स की संज्ञा दी जा सकती है। दोनों को लगता है कि प्रधानमंत्री पद के संघर्ष में आखिरी मुकाबला उन्हीं के बीच होगा। हालांकि 2 उम्मीदवार अभी और हैं, सुषमा स्वराज और अरुण जेटली।
दोनों ही खामोशी से पत्ते खेलने में माहिर हैं। आडवाणी जी ने पदाधिकारियों की बैठक में सोच समझकर अनंत कुमार का चुनाव किया, जो उनकी यात्रा की रूपरेखा और कार्यक्रम बनाएंगे। इस बैठक में महत्वपूर्ण बातें हुई, जिन्हें आपको आगे बताएंगे। लेकिन पहले अनंत कुमार को क्यों चुना गया, यह जानिए। आडवाणी जी सुषमा स्वराज और अरुण जेटली को नहीं चुन सकते थे, क्योंकि दोनों लोकसभा और राज्यसभा में नेता हैं। नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री हैं, इसलिए वह भी नहीं चुने जा सकते थे। राजनाथ सिंह से आडवाणी जी चिढ़ते हैं और उन्हें पता है कि वह प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं, इसलिए उन्होंने अनंत कुमार को चुना। आडवाणी जी किसी भी ऐसे आदमी को इस समय ऊपर नहीं उठाना चाहते जो प्रधानमंत्री पद की दौड़ में है। नरेंद्र मोदी, सुषमा स्वराज और अरुण जेटली तो दौड़ में प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं, पर राजनाथ सिंह को वही देख पा रहे हैं जो राजनीति समझते हैं। राजनाथ सिंह के बारे में माना जाता है कि वह अंतिम क्षणों में अपने पत्ते खेलते हैं। उन्होंने अपने को उत्तर प्रदेश में सीमित कर लिया है। वहाँ विधानसभा में अच्छी सीटें आ गईं तो उनका दावा अपने आप मजबूत हो जाएगा। उन्होंने एक और कलराज मिश्र से समझौता किया है कि वह उन्हें मुख्यमंत्री पद के लिए समर्थन देंगे, बदले में कलराज मिश्र उन्हें प्रधानमंत्री पद के लिए समर्थन देंगे। दूसरी ओर उन्होंने पिछड़ी जाति की बड़ी नेता उमा भारती को अपने साथ यात्रा में शामिल किया, जिसकी वजह से उनकी सभाओं में भारी भीड़ होगी, और जितनी भी उनकी सभाओं में भीड़ होगी उतना ही पार्टी में राजनाथ सिंह का दबाव बढ़ेगा। राजनाथ सिंह ने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष कार्यकाल में पहली चुनौती आडवाणी जी को ही दी थी। आज स्थिति यह बन गई है कि प्रत्यक्ष उम्मीदवार प्रधानमंत्री पद के लिए पार्टी में नरेंद्र मोदी हैं, लेकिन परोक्ष उम्मीदवार राजनाथ सिंह बनते जा रहे हैं। आडवाणी जी अपने को प्रधानमंत्री पद का सबसे बड़ा और सबसे सशक्त उम्मीदवार मानते हैं, लेकिन ये चारों उन्हें कुछ नहीं मानते। इनके न मानने के पीछे भी कारण है। जब भाजपा में फैसले की घड़ी आती है तब संघ महत्वपूर्ण रोल निभाता है। सबके विरोध के बावजूद आखिर संघ ने नितिन गडकरी को भाजपा का अध्यक्ष बनवा ही दिया। सरसंघ चालक मोहन भागवत जी ने सार्वजनिक रूप से घोषणा की थी, याद कीजिए, पहली बार आपने वो शब्द उस समय सुना होगा, D4, कि D4 में से कोई भी भाजपा का अगला अध्यक्ष नहीं होगा। इन चारों का मानना है कि संघ का समर्थन किसी हालत में आडवाणी जी को नहीं मिलने वाला, इसलिए प्रथम पंक्ति में नरेंद्र मोदी ने खुद को हिंदू चेहरा दिखाकर पेश कर दिया और उपवास के जरिए अपनी दावेदारी सबसे पहले पेश कर दी। लेकिन उससे पहले राजनाथ सिंह ने अपने को आगे रखने की बिसात बिछा दी। यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद इस कहानी का और रहस्यमय हिस्सा जानने के लिए थोड़ा इंतजार कीजिए। ब्रेक के बाद दो टूक में आपका स्वागत है। आडवाणी जी की रथ यात्रा ने संघ परिवार में और भारतीय जनता पार्टी में एक भूचाल मचा दिया है और हालात यहाँ तक पहुँच गए कि आडवाणी जी को नागपुर जाना पड़ा। नागपुर से बाहर निकल करके उन्हें कहना पड़ा कि मैं प्रधानमंत्री पद का दावेदार नहीं हूँ और मुझे संघ परिवार और भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री पद से बहुत ज़्यादा दिया है। ये उन्होंने क्यों कहा, इसके बारे में बाद में बात करेंगे, पर पहले आपको बताएं कि आडवाणी जैसा नाम, लाल कृष्ण आडवाणी जैसा नाम सालों की मेहनत के बाद बनता है। 10, 20, 25, 30, 40 साल की मेहनत के बाद एक नाम बनता है जिसके ऊपर लोग भरोसा करते हैं। एक बड़े नाम के ऊपर पत्थर मारना बहुत आसान है। पत्थर वो मारते हैं जिनका कोई नाम नहीं होता, जिन्हें जनता नहीं जानती, जिनके लिए भीड़ इकट्ठी नहीं होती। आडवाणी जी ने जो सोचा अपने दिमाग से शायद सही सोचा। उन्हें लगा कि 4 जून को संघ द्वारा दिया हुआ फैसला या 4 जून को संघ द्वारा दी हुई उन्हें सलाह कि उन्हें देश में निकलना चाहिए शायद सही नहीं है। राजनीति में फैसले गलत होते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन उन फैसलों को जो सुधारने की कोशिश करे वही सच्चा नेता होता है, असली नेता होता है। लाल कृष्ण आडवाणी ने 4 जून को हुई चूक को सुधारने का फैसला किया। आडवाणी जी के पक्ष में संघ का कोई नेता नहीं है। इसके कई कारण हैं। संघ के सभी लोग आडवाणी जी से आयु और अनुभव में कम हैं। जब आडवाणी जी प्रचारक थे तब ये सब छोटे कद के स्वयंसेवक या प्रचारक थे।
आडवाणी जी की कार्यशैली अब तक ये रही है कि फैसला लो और उसे सुनाओ। इससे संघ के लोग कभी सहमत नहीं हुए, मजबूरी में स्वीकार करते रहे। अब उन्हें लग रहा है कि शेर बूढ़ा हो गया है और कहावत भी है कि जब शेर बूढ़ा होता है तो गीदड़ भी उसका शिकार कर लेता है। संघ के सारे लोग 4 जून को दी गई अपनी सलाह कि आडवाणी जी रामदेव की मदद करें और देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ यात्रा करें का अस्वीकार होना पचा नहीं पा रहे हैं और जले भुने बैठे हैं। आडवाणी जी के पिछले काम विश्व हिंदू परिषद नहीं भूली है। कार्यकर्ताओं का समर्थन संघ के साथ है, पर कट्टर आम लोगों का समर्थन विश्व हिंदू परिषद के साथ है। भाजपा में संघ के बिना कोई पद भले ही पा जाए, पर प्रधानमंत्री बन जाए ये असंभव है। ये बात आडवाणी जी के शिष्य जानते हैं, इसीलिए उनके प्रथम शिष्य नरेंद्र मोदी ने अपना दांव खेल दिया। संघ के बाद भाजपा में कौन आडवाणी जी के साथ है, ये देखना भी जरूरी है। जब पदाधिकारियों की बैठक हुई तो उसमें कई सवाल उठे। पहला ये कि अनंत कुमार के ऊपर भ्रष्टाचार के इतने आरोप हैं, फिर उन्हें क्यों चुना जा रहा है। दूसरा ये कि इस यात्रा का कलराज मिश्र और राजनाथ सिंह की यात्रा पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि उन्हें तो पार्टी ने घोषित किया है। सवाल ये भी उठा कि इस यात्रा की आवश्यकता क्या है। सवाल उठा कि 4 जून को आपने क्या किया था, तथा ये भी उठा कि क्या आपने सबसे चर्चा कर ली है। सबसे महत्वपूर्ण सवाल इस बैठक में उठा कि आपकी अभी कोई पब्लिक अपील है भी क्या। ये मतलब निकाला जा सकता है कि आडवाणी जी के साथ भाजपा भी पूरी तरह नहीं है, पर इस स्थिति के परिणाम स्वरूप ये साबित हो जाएगा कि आडवाणी जी का पार्टी पर वर्चस्व है या नहीं। तथा दूसरा ये कि भाजपा में इतनी खींचातानी शुरू हो जाएगी कि आडवाणी जी अकेले पड़कर परेशान हो जाएंगे। ये परेशानी उन्हें कहीं थक कर रिटायरमेंट की ओर न ले जाए, ये डर आडवाणी जी के कई साथियों को है। इसकी बानगी पहले मिल चुकी है। जब भाजपा में अध्यक्ष पर फैसला होना था, तब मोहन भागवत जी मुरली मनोहर जोशी के यहाँ दोपहर का खाना खाने गए थे। होना ये चाहिए था कि वो आडवाणी जी के यहाँ जाते, पर उन्होंने उन्हें अनदेखा किया। उन्होंने वही पहली बार ये घोषणा की कि D4 में से कोई अध्यक्ष नहीं बनेगा। D4 का मतलब अरुण जेटली, वेंकैया नायडू, सुषमा स्वराज और अनंत कुमार है। ये शब्द संभवतः जानबूझकर मोहन भागवत ने प्रयोग किया था। आडवाणी जी उस समय नेता प्रतिपक्ष थे, अतः उनके पार्टी अध्यक्ष बनने का कोई सवाल ही नहीं था। वो आडवाणी जी से मिले भी नहीं थे। ऐसे में मदन दास देवी ने मोहन भागवत से कहा कि आप आडवाणी जी के यहाँ नाश्ता कीजिए, अच्छा नहीं लगता कि आप उनसे ना मिले। मोहन भागवत ने कहा कि नाश्ते में क्या दिक्कत है, नाश्ता करेंगे। संघ में अभी भी ये परंपरा है कि शीर्ष स्थान में रहने वाले 8-10 में एक व्यक्ति की राय का भी सम्मान होता है। जब वहाँ मदन दास देवी पहुँचे तो वहाँ मौजूद पत्रकारों ने पूछा कि आडवाणी जी का क्या रहेगा, तो मदन दास देवी ने कहा कि आडवाणी जी नेता हैं, नेता रहेंगे। पर ये प्रतिक्रिया मदन दास देवी ने दी थी, मोहन भागवत ने नहीं। संघ से जुड़े एक प्रचारक की प्रतिक्रिया है कि दरअसल ये मदन दास देवी की चालाकी थी, जिसने आडवाणी जी के नेता होने का भ्रम कायम रखा। अन्यथा जब मोहन भागवत उनके यहाँ नहीं गए, तभी स्थितियाँ साफ हो गयी थी। मदन दास देवी एक नाम है राष्ट्रीय स्वयं संघ के बड़े नेताओं का, और मदन दास देवी भारतीय जनता पार्टी के पालक अधिकारी रहे, यानी संघ की तरफ से वो भारतीय जनता पार्टी में क्या होगा, कैसे होगा, संघ की राय भारतीय जनता पार्टी को बताते हैं। संघ का एक तरीका है कि उसके सारे नेता भारतीय जनता पार्टी के बारे में अपनी राय नहीं देते, सब एक साथ बैठते हैं और उनकी राय मदन दास देवी बताते हैं और वही राय भारतीय जनता पार्टी संघ की राय मानती है। आडवाणी जी और मदन दास देवी में बहुत गहरी दोस्ती है, बहुत दिनों से गहरी दोस्ती है। आडवाणी जी की पहली रथ यात्रा के बाद भाजपा को इतनी कामयाबी मिली कि भारतीय जनता पार्टी में लाल कृष्ण आडवाणी का नाम एक अजगर की तरह प्रभावी भी है और खतरनाक ढंग से उनका डर भी बैठा चुका है। इसलिए वो जब करवट भी बदलते हैं तो लोग डर जाते हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग डर जाते हैं। इस भ्रम को मदन दास देवी ने अब तक बनाए रखा। मदन दास देवी ने अटल बिहारी वाजपेयी के प्रधानमंत्रित्व काल में पूरे समय संघ की ओर से भाजपा को चलाया, उन्हीं के भेजे। दरअसल भारतीय जनता पार्टी में जितने बड़े पदों पर लोग हैं वो विद्यार्थी परिषद के भेजे हुए हैं और वो सब मदन दास देवी की सिफारिश पर या उनकी सलाह पर भारतीय जनता पार्टी में आए हुए हैं। अच्छे बुरे नेता अब तक भाजपा को चलाते रहे। भाजपा का नीचे तक का तंत्र मदन दास देवी के इशारों पर चलता था, कमान उनके हाथ में थी।
मोहन भागवत के फैसलों को वो रोकने या टालने की कोशिश करते थे। मदन दास देवी की कार्यकुशलता और समझदारी का एक उदाहरण, लगभग इसी समय पटना में संघ की बैठक हुई जब ये घटना चल रही थी और अध्यक्ष बनने वाले थे श्री नितिन गडकरी। उसमें मदन दास देवी ने अपना मशहूर बयान दिया कि भारत के गृह मंत्री पी चिदम्बरम बहुत अच्छे और कार्यकुशल गृह मंत्री हैं क्योंकि इन्होंने नक्सलवादियों से लड़ाई छेड़ दी है। भाजपा कार्यकर्ताओं में ये सवाल उठा, देश के बाकी लोगों के मन में भी सवाल उठा कि ये कमाल के सज्जन हैं जो विरोधी दल में हैं, जिनका जिस पार्टी का इस्तीफा या जिस गृह मंत्री का इस्तीफा रोज मांगती है, जो संघ से या भारतीय जनता पार्टी से सर्टिफिकेट मांगने नहीं आया, उसे क्यों मदन दास देवी ने सर्टिफिकेट दे दिया? ये उनकी राजनीतिक परिपक्वता है या उनकी अपरिपक्वता? ऐसे समझदार, महान समझदार मदन दास देवी ने आडवाणी जी का भ्रम 1 साल और चलाया। एक ब्रेक लेते हैं, फिर आपको बताएंगे कि संघ परिवार में आडवाणी के विरोधी कौन हैं, आरएसएस के वे कौन से पदाधिकारी हैं जो भारतीय जनता पार्टी में सीधा दखल रखते हैं। एक छोटा सा ब्रेक, अभी लौट। ब्रेक के बाद 2 टुक में आपका स्वागत है। संघ में बदलाव हुआ है, अंदरूनी बदलाव हुआ है। मदन दास देवी को प्रमुख प्रचारक बना दिया गया है। अब उनका भाजपा से कुछ लेना देना नहीं है। संघ ने सुरेश सोनी को भाजपा का पालक अधिकारी बनाया है, इसीलिए संघ आडवाणी जी का साथ देगा, इसमें संदेह है। और अशोक सिंघल आडवाणी जी के खुलेआम विरोधी हैं। इन सबके विरोध की जड़ में आडवाणी जी की कार्यशैली है, जिसका सूत्र है फैसला करो और खबर दो। वो डोमिनेंट रोल प्ले करना चाहते हैं। संघ के लोग एक उदाहरण देते हैं, वाजपेयी जी के प्रधानमंत्री रहते हुए किसी उप प्रधानमंत्री की जरूरत नहीं थी। हमेशा गृह मंत्री दूसरे नंबर पर होता है और आडवाणी जी गृह मंत्री थे। उन्होंने अपने आप को उप प्रधानमंत्री घोषित करवाया, जबकि न तो संघ इसके हक में था और न पार्टी। आडवाणी जी नरेंद्र मोदी की कार्यशैली और बढ़ती लोकप्रियता से शायद अपने को असुरक्षित महसूस करने लगे थे, इसलिए उन्होंने अपने को सेकंड इन कमान घोषित करवाया। आज हाल ये कि आडवाणी जी की आयु और उनके अनुभव को देखते हुए संघ और भाजपा में लोग चुप हैं। अब स्थिति ये आ गई है कि उनकी यात्रा साबित करेगी कि उनकी पार्टी में स्थिति क्या है। और मजे की चीज़ कि पहले ये यात्रा गुजरात के नाडियाड से शुरू होने वाली थी, फिर हुआ कि सिताब देहात से शुरू हुई। यहाँ पर भी यूपी के 2 छत्रपों ने, कलराज मिश्र और राजनाथ सिंह ने वीटो लगाया कि हमारे यहाँ मत करो। गुजरात में नरेंद्र मोदी ने लगाया। अब शायद फेस सेविंग के लिए पटना से, कदम कुआं से उनकी यात्रा शुरू हो। शायद अभी तक कुछ फैसला नहीं हुआ है। आडवाणी जी के सामने इस स्थिति में विकल्प क्या है? संघ और भाजपा के लोगों का कहना है कि उन्हें इसी समय, जब उनके शिखर पर होने का भ्रम बना है, रिटायर हो जाना चाहिए। उन्हें स्वयं घोषणा करनी चाहिए कि मैंने अपनी पारी खेल ली, अब मैं सलाह मशवरा दूंगा, तुम सब काम करो क्योंकि तुम मेरे बच्चों की तरह हो। जब पार्टी सत्ता में आएगी तो वह उन्हें ससम्मान राष्ट्रपति बनाएगी, वैसे ही जैसे उसने भैरों सिंह शेखावत जी को उपराष्ट्रपति बनाया था। पर लोगों को शक है कि आडवाणी जी ये कर पाएंगे। थोड़े दिन पहले की बात है जब आडवाणी ने जिन्ना पर टिप्पणियां की थी। इसके बाद वह संजय जोशी से उलझ गए। उलझ ही नहीं गए, उन्हें पार्टी से ही निकलवा दिया। ठीक उसी तरह जैसे मुखौटा शब्द पर सफाई के बाद भी अटल जी ने गोविंदाचारी को अवकाश लेने पर विवश कर दिया और बाद में कार्यकारिणी से हटा दिया। यही आडवाणी जी ने संजय जोशी के साथ किया। जब लोकसभा में सीटें 116 आईं, तब एहसास हुआ कि संजय जोशी की अहमियत क्या है। इसके बाद भी वे 2 साल तक अपनी जिद पर अड़े रहे और अब जाकर उन्होंने अपनी मौन सहमति दी तो संजय जोशी पार्टी में वापस आए। संजय जोशी उत्तर प्रदेश के इंचार्ज हैं। वहाँ के कार्यकर्ताओं में उत्साह है। उनकी ही कुशलता है कि राजनाथ सिंह और उमा भारती एक साथ घूम रहे हैं। संजय जोशी के आने का किसी ने विरोध नहीं किया। नरेंद्र मोदी ने कहा था कि संजय जोशी अगर वापस आएंगे तो वे 5 मिनट में इस्तीफा दे देंगे, पर जब संजय जोशी आए तो नरेंद्र मोदी ने मुंह नहीं खोला। आडवाणी जी के पूर्व प्रमुख सलाहकार सुजेंद्र कुलकर्णी ने देश में बहुत जग हंसाई कराई है, पर संघ और भाजपा के प्रमुख नेताओं को हैरानी है कि आडवाणी जी किसी से सलाह नहीं लेते।
उनकी प्रमुख सलाहकार उनकी बेटी प्रतिभा आडवाणी है। उनके सभी फैसलों के पीछे प्रतिभा आडवाणी है। संघ के एक वरिष्ठ नेता ने बताया कि आडवाणी जी ने किताब लिखी है, माई कंट्री माई लाइफ। अब उसके आगे जोड़ना चाहिए माई डॉटर माई वाइफ। आडवाणी जी को अपनी बेटी और पत्नी के अलावा किसी पर भरोसा नहीं है। उनकी आज तक की राजनीतिक या गैर राजनीतिक यात्राएं बिना पत्नी और बेटी के पूरी ही नहीं हुई है। लाल कृष्ण आडवाणी जैसा नाम सालों की मेहनत के बाद बनता है। आज देश में कम ऐसे लोग हैं जो आडवाणी जी के सामने अध्ययन और अनुभव में खड़े हो सकें। इसलिए एक काल्पनिक विकल्प आडवाणी जी के सामने और है। वह भाजपा से अलग हटकर सामान्य नागरिक की तरह देश में घूमें और लोगों को, जनता को तैयार करें, लेकिन ईमानदारी से उन्हें गैर राजनीतिक बनना होगा। पर इसमें भी पेंच है। एक घटना है जिसमें चंद्रशेखर जी ने अटल जी से कहा कि आप भाजपा छोड़िए, मैं जनता पार्टी छोड़ता हूँ, और शरद पवार कांग्रेस छोड़ते हैं। तीनों एक साथ देश में घूमे। इससे देश में निराशा दूर होगी और नया विश्वास जगेगा। एक नया राजनीतिक विकल्प भी बनेगा। जवाब में अटल जी ने कहा कि आप दोनों कर सकते हैं, पर मैं नहीं कर सकता। चंद्रशेखर जी के क्यों पूछने पर अटल जी ने कहा कि चंद्रशेखर जी, आप आरएसएस वालों को नहीं जानते, ये जीने नहीं देंगे। ये था सन 80 का समय और अब है 2011। हो सकता है आडवाणी जी भी हिम्मत न करें। अगर हिम्मत करेंगे तो इतिहास उन्हें एक बड़ा मौका दे सकता है, लेकिन इतिहास द्वारा दी जाने वाली यह दस्तक आडवाणी जी के कानों में पहुंचेगी, संदेह है। आडवाणी जी, मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको बताऊंगा कि आडवाणी जी ने नागपुर में संघ के हेडक्वार्टर से बाहर आकर के क्यों ये कहा कि वो प्रधानमंत्री पद की दौड़ में नहीं है, और भारतीय जनता पार्टी ने और संघ ने उनको प्रधानमंत्री पद से बहुत ज़्यादा दे दिया है। इसलिए कि आडवाणी जी प्रधानमंत्री पद के लिए उन्होंने अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण तुरुप का इक्का फेंक दिया। उनको मालूम है कि पिछली बार वो प्राइम मिनिस्टर इन वेटिंग जब थे, किस तरह से उन्हें मुंह की खानी पड़ी थी, किस तरह देश की जनता ने उन्हें स्वीकार नहीं किया था। इस बार उन्होंने विश्वनाथ प्रताप सिंह का पैटर्न अपनाया कि अपने को प्रधानमंत्री से दूर ले जाओ। भारतीय जनता पार्टी के नीचे के 4 नेताओं में झगड़ा होगा, 5वीं उमा भारती भी हैं, ध्यान रखिएगा। इन 5 में झगड़ा होगा और तब लोग कहेंगे नहीं आडवाणी जी, आप ही प्रधानमंत्री पद के लिए आइए। इसीलिए उन्होंने वहां ये घोषणा की। लेकिन आखिर में हम विनम्रता से आडवाणी जी को एक सलाह देना चाहते हैं। आडवाणी जैसा नाम, जैसे मैंने कहा कि सालों की मेहनत के बाद बनता है, और ये सलाह इसलिए देना चाहते हैं क्योंकि ये एक घटना मुझे श्री कमल मुरारका ने बताई, चंद्रशेखर जी और अटल जी के बीच की बातचीत। सन 80 में एक ऐसा वक्त आया जब सारे लोग निराश हो गए, इंदिरा गांधी की जीत हो गई थी। चंद्रशेखर जी ने अटल जी से कहा कि अटल जी, आप भारतीय जनता पार्टी छोड़िए, मैं जनता पार्टी छोड़ता हूं, और शरद पवार कांग्रेस छोड़ते हैं, और हम तीनों मिलकर देश में घूमते हैं और देश के लोगों को एक नई आशा, एक नया विश्वास देंगे, एक नया राजनीतिक विकल्प बनेगा। अटल जी ने कहा, चंद्रशेखर जी आप दोनों ये कर सकते हैं, मैं नहीं कर सकता। चंद्रशेखर जी ने पूछा क्यों? अटल जी ने कहा इसलिए कि आप आरएसएस को नहीं जानते। लेकिन वो 80 था, आज 2011 है। आज अगर आडवाणी जी देश में निकलते हैं तो इतिहास उन्हें दूसरा मौका जरूर देगा, लेकिन इसके लिए उन्हें अपनी तस्वीर बदलनी होगी। इस देश के आम आदमी के पास वैसे ही जाना होगा जैसे इस देश के लिए कोई फकीर जाता है। ये बदलाव आडवाणी जी अगर कर सकें, इस देश में बहुत कुछ नया हो सकता है। पर मुझे संदेह है कि इतिहास की इस दस्तक को आडवाणी जी सुनेंगे। हम जो कहते हैं सच कहते हैं, दो टूक कहते हैं। जय हिंद। कैसा लगा आपको हमारा ये कार्यक्रम? आप अपनी राय दे सकते हैं feedback.dotook@gmail.com पर।